SW न्यूज़ के श्रोताओं, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चर्चा में। पिछले हफ्ते हम नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार हम वापस आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। इस बार इस चर्चा में आपको तो चर्चा के बारे में पता ही होगा कि ये फॉर्मेट क्या है, हम इसमें किस तरह की बातें करते हैं और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 ही जन हैं। मैं हूँ, आरती हैं और सोनू कनौजिया जी हैं। तो आज हम तीन ही हैं। सुजीत नायर सर आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। Yes, but I think even if he is not here, we three are here and he misses this show a lot. So last week also we couldn't come to you and we couldn't do the podcast because some of us were not well. Obviously because the COVID-19 cases are rising in Mumbai, so and there were restrictions also, so some of us had decided to take a day off and take care of their health. So that is why we couldn't meet you last time around, but this time we are 3 people here. Vinay Mishra is here, I am here, and Sonu Kanoja is here as well. So today we are going to talk about some very interesting topic. Obviously, it's election season. Officially, the elections have been announced, and the political parties are now scrambling with their seat sharing formulas and their candidate list. A lot of political parties have already announced the first list of candidates. So we are going to talk about politics today. We are going to talk about especially about UP politics today because that is one state where everything interesting is happening. जाहिर सी बात है, यहाँ पर सब दल बदल का खेल चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दल बदल को एक तरह से कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है। अखिलेश यादव ने भी बोल दिया कि अब मैं और किसी को लूंगा नहीं मेरी पार्टी में। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि भीम आर्मी जो ऐसा लग रहा था कि वो अखिलेश यादव के साथ जाएगी, वो भीम आर्मी को भी आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि आपको इतनी सीटों पर ही कॉम्प्रोमाइज रहना होगा, अदरवाइज आप जा सकते हो। तो अब यूपी में समीकरण मुझे थोड़े थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि दलित जो वोट बैंक है वो हो सकता है कि इस बार समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस के पास चले जाए, लेकिन आज जिस तरह से भीम आर्मी का जो किस्सा हुआ है उससे अब ऐसा लगता है कि जो बयान दिया क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर आजाद ने, उससे ये लगता है कि हो सकता है कि अब ये जो दलित वोट बैंक है जो जाना चाहते रहेंगे अखिलेश यादव या फिर दूसरे उनके अलायंस पार्टनर्स के पास, वो एक बार सोचेंगे। तो आज चंद्रशेखर आजाद के रूप में अखिलेश यादव को एक हल्का झटका तो जरूर लगा है। ये ऐसा कहा जा सकता है कि, लेकिन यह भी अभी तक जमीनी स्तर पे हम यह पता नहीं लगा पाए हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनकी एक सोशल एक मतलब कह सकते हैं ग्रुप है, उसका नाम है भीम आर्मी, लेकिन वहीं उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम आजाद पार्टी है, जहां तक मुझे याद है। तो ये गठबंधन नहीं हो सका। लेकिन मुझे कुछ ही दिन पहले का कुछ ऐसे वाकये हैं, मतलब ऐसा एक जो माहौल बना हुआ था उत्तर प्रदेश में कि भैया सभी पार्टी, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, ये सवर्णों के पीछे लगे हुए थे। मतलब अगर बात की जाए तो परशुराम की मंदिर बनाने की बात हो या फिर ये सब हो, तो ये प्रबुद्ध सम्मेलन हो या फिर अलग तरीके के जो भी हो। लेकिन जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है तो एक दलित वोट बैंक भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कही, उनसे साफ झलक रहा था कि उन्हें एक तरह से धोखा मिला है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 30 दिन में वो 10 दिन कांटेक्ट में थे अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके साथ थोड़ा सा विश्वासघात जैसा किया है। इस तरीके की बातें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आ रही थी। और चंद्रशेखर आजाद के लिए अभी भी अखिलेश यादव ने मतलब एक तरह से रास्ता खुला छोड़ रखा हुआ है कि अगर उन्हें इतनी सीटों पर अगर उन्हें मंजूर है, वो कर मतलब जाना चाह सकते हैं अखिलेश यादव के साथ में, तो जा सकते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से दरवाजा अखिलेश यादव ने बंद नहीं किया है, लेकिन ये किया है अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बाकी जो दूसरे नेता है बीजेपी से सपा में जाने की जो जा रहे हैं, जो जा चुके हैं, उनका कद बढ़ाने का काम किया है। इस बात से भी मतलब एक तरह से चंद्रशेखर आजाद को एक झटका लगा
लगा है। ये बाकी जो नेता हैं, जो दल बदलू हैं, जिन्होंने पूरा 5 साल तक सत्ता की मलाई उन्होंने खाई, उसके ऐसा कहा जाता है सत्ता की मलाई, पता नहीं कुछ लोग ये भी बोलना ही चाहिए, क्योंकि 5 साल तो मंत्री 5 साल मंत्री रहे, उनमें Correct. कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई दलितों की समस्या नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी हो जा रहा है। तो ये सब बात से भी थोड़े बहुत आहत थे मतलब चंद्रशेखर आजाद। I think before we move forward deeper into the conversation, I think we should give an basic idea to our audience. What exactly are we talking about here? This week, a lot of sitting BJP MLAs, I guess more than 10, a dozen of MLAs, including 3 ministers of the BJP, sitting ministers and sitting MLAs, they shifted to Samajwadi Party. They quit BJP and they joined Samajwadi Party. And Akhilesh Yadav also kind of welcomed them in the party, citing social justice. If you had gone through the letters that they had written, the resignation letters that they had written, they were almost looked alike. And these are the MLAs that went to Akhilesh Yadav's party. Majority of them were OBC leaders. So that one aspect is we are talking about. And also an interesting fact that one of them, Swami Prasad Maurya, had countered Yogi Adityanath's 80 versus 20, which was essentially was being seen as trying to convert UP election into Hindu versus Muslim election, with his 85 versus 15. Basically, 85 versus 15 meant 85% of the backward classes and 15% of the forward caste communities. So this is what the Akhilesh Yadav's party, the Samajwadi Party, is trying to base its election narrative on. That is, this election is not Hindu versus Muslim, but it is in fact Agda versus Pichda, as they used to call. He also cited Mulayam Singh Yadav's era, when there was Mandal versus Kamandal, is what they used to say. So he also cited that. And the second aspect that we are also trying to look into today is the Dalit vote bank. What is going to happen to it? Because Mayawati is nowhere to be seen in this particular election. But today, Bhim Army Chief, who also happens to appeal to the Dalit community, he said that Akhilesh Yadav, it seems that Akhilesh Yadav does not need Dalit votes. So what exactly is going to happen to that Dalit votes? Because Dalit community is 20% of UP's population, and what it will decide is also going to be a very detrimental factor in any political party coming to power. और ये अखिलेश यादव को दलित वोट बैंक की इतनी क्यों नहीं इस वक्त पड़ी होगी, इसका एक रीजन भी है। हो सकता है कि अखिलेश जो चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं वो एक तरह से सही भी हो, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शंस में बीजेपी का जो दलित वोट बैंक है वो घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव को ये तो पता होगा, उनके समीकरण इस तरह से उन्होंने फिट किए होंगे कि 40% ओबीसी पॉपुलेशन है, तो हम ओबीसी को टारगेट करते हैं, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, तो उन्हें बहुमत मिल जाता है। अगर दलित और ब्राह्मण एक साथ आकर भी अगर कोशिश करते हैं तो बहुमत दिलाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि 40% अगर वो फोकस करते हैं ओबीसीज पर और इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर भी अगर वो फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा पॉपुलेशन का जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के पास जाएगा। और जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं कि पिछले 2 इलेक्शन से जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी के पास गए, तो ये तो चीजें उनके दिमाग में जरूर चलती होगी कि इस वक्त दलित उनके हाथ में उतना नहीं आ सकते हैं। तो हो सकता है चंद्रशेखर ने जो बोला है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो कि अखिलेश को इस वक्त दलित वोट बैंक की जरूरत इतनी नहीं होगी। भले अखिलेश यादव को नहीं होगी, लेकिन जो तस्वीरें पिछले दिनों आई हैं, आज ही आई हैं शायद, मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लीडर्स को मतलब सीट देने, सीट के बंटवारे पे वो नाराज थे जो भी थे, लेकिन वहां पर योगी जी आज दलितों के साथ में बैठ के मतलब खाना खाते हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो ये एक तिकड़म चल रहा है दूसरे विपक्षी दलों में दलितों के वोट को साधने की, और कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने भी, मतलब उनके कुछ मंत्री भी थे, कुछ ये भी कह सकते हैं कि सांसद भी थे, रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी से हैं,
वो भी थे वहां पर, उन्होंने भी दलितों के साथ में बैठ के खाना खाया। ये खाना खाने से कहीं ज्यादा फोटो ऑप ज्यादा लग रहा था कि एक संदेश देने की अभी कोशिश तो वो मुसलमानों के घर जाकर भी हो सकता है कि खाना खा ले, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कुछ बीजेपी विधायक की तस्वीरें भी आई थी जहां पर जो वो किसी दरगाह दरगाह या मजार पर में चले जाके गए ये थे। कर रहे थे। अब ये विपक्ष के अलावा हम बात नहीं कर पाए, थोड़ा पहले ही हुआ है, कांग्रेस पार्टी की पहली जो एक कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने वादा किया था, एक घोषणा की थी उन्होंने कि इस बार 40% महिलाओं को कैंडिडेट बनाया जाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये महज घोषणा ही रह जाएगा बनकर ही, मतलब क्या इस पे सही में कुछ किया जाएगा? जो ये ऐलान तो कर दिया गया है, वाकई जमीनी स्तर पर जब टिकट का बंटवारा होगा तो इसको लागू किया जाएगा। लेकिन जो 125 कैंडिडेट्स की सीट आई हैं उसमें ये चीजें दिखी कि वाकई महिलाओं को टिकट दिया गया। और जिन लोगों को टिकट दिया गया उनके बारे में भी काफी कुछ चर्चा हो रही कि वाकई जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए नारा दिया गया है। तो ऐसी महिलाओं, ऐसी लड़कियों को टिकट दिया गया है जिन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है, एक किसी न किसी अलग अलग तरीके की उनकी लड़ाई रही, लेकिन एक लड़ाई से ही वो उभरी हैं। तो ये इसके बारे में क्या कहना है आरती? I think the highlight candidate for me was mother of Unnao rape victim, because the woman had seen a lot. I think we were also reporting on that matter for quite some time when it actually happened. First of all, the rape incident was very horrific, but after that, the father of the victim was killed. Then we also saw that while she was on her way to court, her aunt and her relatives were injured in the accident. So it was a kind of very tough situation, and for her mother as well to witness all of this. And the Congress party went ahead and gave her a ticket. Now, first of all, one has to salute the bravery of the woman, because she accepted that she has to contest, and she will be contesting now on the Congress party ticket. But personally for her, it was a huge fight on the personal front as well, and now she is going to take up. One thing I like in Congress's campaign is not the promise. The Congress has promised to provide a platform for the women to fight it out and fight their issues. It is not saying that we will make these women win. Normally what happens is, whenever we talk about women's reservation also in politics, we talk about women's reservation in parliament, generally there are arguments कि भाई अब तो जो नेता हैं, जो मेल पॉलिटिशियंस है, उनकी वाइफ्स को, उनकी बेटियों को या फिर उनके ही रिलेटिव में से किसी को इनको टिकट दिया जाएगा. बट दिस टाइम अराउंड आई थिंक कांग्रेस पार्टी हैज़ डन अ गुड रिसर्च ऑन ग्राउंड, एंड दे हैव आई थिंक वो पूरी लिस्ट में कई ऐसे लोग भी होंगे जो भी किसी पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स वगैरह होंगे. बट द हाईलाइट कैंडिडेट्स आई गेस are women who do not have any political connection. For example, this particular woman we were talking about, and also the fact that the party is not promising कि ये जीतेंगे ही जीतेंगे हमारे टिकट पे. They are saying that we will provide a platform for them to continue their fight for justice. So this I think is a very equal representation, we can say, and we can say this is a attempt to give them an equal platform where they are not given any kind of what we can say, any kind of हम लोग उनको एक हेड स्टार्ट नहीं दे रहे, हम उनको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस ने फैसला लिया है, ये एक नैरेटिव सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन एक चुनाव के नज़र से अगर देख लिया जाए तो उतना अच्छा फैसला ये नहीं होगा. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें कोई इमोशनल ग्राउंड पर हम किसी भी प्लेयर को क्रिकेट की टीम में नहीं ले सकते. हमें परफॉर्मेंस के ऊपर ये करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है. कांग्रेस की अगर बात करें तो ये नैरेटिव सेट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. मुझे लगता है कि ऐसा करने से जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है वो और भी उसे बल मिलेगा. लेकिन चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इसका आउटपुट आएगा, कितने कैंडिडेट जीतेंगे, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अच्छी तरह से पता है. इस चुनाव में कांग्रेस भले ना जीते, अच्छी सीट्स ना लेकर, लेकिन हाँ, कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में मुझे लगता है पूरी तरह से कामयाब हो पाएगी, और इसे और प्रैक्टिस में लाना होगा और आगे चल के कोई बड़े इलेक्शन में शायद से कांग्रेस को फायदा हो. और दूसरा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ.
अगर कांग्रेस इतनी हिम्मत दिखाकर जुटाकर अगर महिलाओं को 40% सीट्स रिजर्व दे रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि गोरखपुर में, जहां पर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी उतार रही है, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को अब मैदान में उतर जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ के सामने उतर के चुनौती देनी चाहिए। भले वो हार जाए चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो योगी आदित्यनाथ के सामने उतरती है, उन्हें टफ देती है, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनकी एक तरह से जीत होगी। जैसे कि गुजरात इलेक्शंस में हमने देखा था कि भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने ये बताया कि बॉस हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक हार में भी उनकी जीत थी। तो अगर नैरेटिव सेट करना है तो पूरी तरह से अपने सभी डरों को खत्म करके प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए। ये बात से मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात से आपके मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इस जो ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये जो नारा है उनका, या फिर 40% कैंडिडेट्स उनके महिलाएं होंगी, ये जो उनका फैसला है, इससे त्वरित चुनावी लाभ तो नहीं मिलने वाला, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे खोलेगा बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक मतलब उन्हें भी मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूर करेगा, क्योंकि अगर ये इसी पर टिकी रही, इसी पे लड़ी रही, तो मजबूरन बाकी पार्टियों को भी मतलब जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज मैं हमारे ही चैनल के लिए एक इंटरव्यू दिया था डॉक्टर नाम भूल गए, हाँ नाम उनका डॉक्टर रागिनी रजनी कुमारी था उनका नाम था। उन्होंने हमारे चैनल से ही बात किया, हमारे HW। उन्होंने कहा कि जब जहाँ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो पॉलिटिकल राजनीतिक अपराधीकरण है उस पर लगाम लगता है, वो बहुत कम हो जाता है, यहाँ तक कि खत्म हो जाता है। उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि अब जितनी भी महिला पॉलिटिशियन है जो MP MLA हैं या फिर मिनिस्टर कुछ भी है, उनके खिलाफ आप आपराधिक मामले देख लीजिए, आपको बहुत कम मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष तौर पर जो एक सामने चीज नजर आ रही है कि इससे एक फायदा तो होगा। और दूसरी बात कि जो हमारे देश में एक मानसिकता है लोगों में कि महिलाएं हैं तो सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती है, स्कीम भी उनके लिए भी इसी तरीके के लाए जा सकते हैं। तो ये लड़ाई भी है, काफी समय से चल रही है कि महिलाओं को 35% आरक्षण की बात कही जा रही थी कि उनको इतना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कम से कम कैंडिडेट्स 40% उनको ये मतलब वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे हैं, उनके 40% कैंडिडेट्स विमेन होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके त्वरित फायदे पार्टी को तो नहीं मिल सकते हैं, ये बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बहुत सारे आयाम हैं वो खोलते हैं जो कि बहुत एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। I think for long the politics has been dominated by men. It is time that more women come into politics. And in the successive Lok Sabha, we have seen that the number of women MPs has increased. But I think there needs to be a fresh perspective by bringing women into the governance, not only in the parliament but and in assemblies, but also into the governance. When they will be in a deciding position like chief minister or very important ministries, then only we will get to know a kind of a shift in politics, a kind of shift in governance that we may not have seen as of today. तो ये रहा कांग्रेस पार्टी के बारे में जो उनका एक कैंपेन है, जिस तरीके से वो टिकट दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, और आज उनकी भी एक सूची जारी हुई है। ये क्लियर हो गया है कि योगी आदित्यनाथ क्लियर भी हो गया, बहुत सारी जो अटकलें थी कि क्या मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अटकलों पर एक विराम लग गया है कि योगी आदित्यनाथ हैं वो अपने जो उनका I have a good couplet on this. I think the news channel, Hindi news channels can use it because we know how much they love the rhyming words in their tickers. So the couplet could be, ना मथुरा से ना अयोध्या से योगी जी लड़ेंगे गोरखपुर से। वाह 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 वाह। आरती का रिज्यूम भेजना पड़ेगा। ठीक है, ना अयोध्या से ना मथुरा से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे गोरखपुर से।
तो बिल्कुल ये इससे संकेत क्या मिल रहे हैं सोनू जी? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो इस तरीके से देवबंद के बारे में भी बात कहा जा रहा था कि वहां से भी लड़ सकते हैं। देखो, देवबंद से चुनाव लड़ना ये एक तरह का माहौल बनाने जैसा था, क्योंकि देवबंद हम सबको पता है कि देवबंद की जब बात आती है तो वो पोलराइजेशन की बात आती है। अब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर वापस क्यों भेजा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि हो सकता है कि उन्हें 2 सीट से, जैसे मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा था, तो हो सकता है कि योगी जी को भी ये मौका मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि गोरखपुर हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है, और जिस सीट से वो लड़ने जा रहे हैं वहां पर पिछले 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मतलब वहां पर, और योगी जी का वहां पे दबदबा रहा है। योगी जी वहां पर मठ में उनका अच्छा खासा कंट्रोल रहा है। ये भी कहा जाता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनसे भी योगी आदित्यनाथ के रिश्ते काफी अच्छे रहे। कभी कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो वो मठ के अंदर ही हिंदू मुसलमानों के इन सब चीजों के प्रॉब्लम जो है वो वहां पर सॉल्व किए जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि एक सेफर सीट का अरेंजमेंट कर दिया गया है, और योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि यहां से जीत के आ जाए। दूसरी बात यह है, बीजेपी की इस पूरे चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के पास जो सबसे ज्यादा दमदार चीजें जो इस चुनाव में है वो है मशीनरी, जो उनके पास इस वक्त अवेलेबल है वो, और दूसरा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस बार इस चुनाव में नहीं है, और वो है बूथ लेवल पर स्ट्रांग होना। बीजेपी का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो बूथ लेवल पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप रैलियां तो कर लोगे, आप वर्चुअल इंटरव्यूज दे देंगे, सब कर लेंगे, लेकिन आपका वोटर घर से निकलकर वोट देने ही नहीं जाएगा, तब तक आप जीत नहीं पाओगे। और कांग्रेस में ये मिसिंग है, बीएसपी में मिसिंग है, इसके अलावा सपा में भी कुछ हद तक मिसिंग रहा है ये। तो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके दम पे मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी उत्तर प्रदेश में खुद को वापस से स्ट्रांग बनाने में कामयाब हो सकती है। जब वोटर्स ही नहीं जाएंगे तो फिर आपको वोट क्या मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। गोरखपुर के बारे में मतलब ये इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला है, तो लोग कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं योगी आदित्यनाथ को भी, पार्टी को भी। सेफेस्ट सीट है, 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी का उस पर कब्जा है। दूसरी बात कि इस सीट पर यहाँ पर उनका पहले से ही इतना सब कुछ पकड़ है। हिंदू वाहिनी के बारे में भी कहा जाता है कि वहां पे भी कुछ ज्यादा ही सक्रियता है उसकी, तो ये एक समस्या नहीं है। कार्यकर्ता हैं, खुद प्रचार प्रसार जो भी है पार्टी का उसको देख सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अपने सीट की चिंता छोड़ के वो दूसरे जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे प्रदेश भर में वो दौरा कर सकते हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, तो उनको वहां पर उतना समय देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात यह भी कही जा रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी की कई जो जैसे मथुरा से जो अटकलें लगाई जा रही थी, तो फिर वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी मतलब दुखी थे, परेशान थे कि वो सोच रहे थे कि क्यों आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मेरा कट जाएगा। यही अयोध्या से भी था समस्या। तो आपको ये संकेत क्या मिल रहा है? मतलब कुछ कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अटकलें आ रही हैं। अभी ये कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लाल बहादुर शास्त्री के बेटे जो हैं अनिल शास्त्री, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये अगर ऐसा मुकाबला हुआ ये दो नेताओं के बीच में, एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी भी उनकी मतलब उनके खिलाफ इतना नहीं बोलती जितना नेहरू या फिर बाकी प्रधानमंत्री जो है, इंदिरा गांधी या गांधी परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री उनके खिलाफ उनकी उनके सम्मान में ही कुछ बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, तो वो उनके खिलाफ होंगे। तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं कि अगर ये मुकाबला हुआ? मुझे लगता है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को हराया जा सकता है, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है और वहां पर हमेशा से उनका दबदबा रहा है। और अब कांग्रेस किसी फील्ड करती है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को, अगर मैंने जिस तरह से कहा कि अगर आप प्रियंका गांधी को योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा करते हैं तो उस सीट पर एक चुनावी माहौल बन सकता है। जीत हार भी उस वक्त भी बहुत ही मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए, लेकिन हाँ
योगी आदित्यनाथ को आप बिजी रख सकते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे पोते को टिकट देने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं और इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा भी नहीं। और योगी आदित्यनाथ के लिए सेफर साइड है, वो आराम से जीत जाएंगे, उन्हें किसी चीज की हेल्प नहीं लगेगी। Generally, what happens is Yogi Adityanath has been MP from Gorakhpur, 5 times MP from Gorakhpur, and when in 2017 he was declared as the chief ministerial face after the election was over. He was made an MLC, and that is how he became the chief minister of the state through the MLC route. So this is the first time that he will be contesting an assembly election, and when it's the first time contesting an election, I think politicians go for a safer seat. There are also speculation that the top leadership, the central leadership, wanted him to contest from Ayodhya. However, he stuck to Gorakhpur, saying that it's a safe seat. So if he has to contest the election, he will contest from Gorakhpur. I think that's a smart decision, also because there are reports that there is a strong anti-incumbency against the Yogi Adityanath government. So in any case, if he contests from any other seat, that anti-incumbency can affect him. But Gorakhpur being his stronghold, being a constituency, a Lok Sabha constituency where he won 5 times, I think it's a safer seat, and that is why the safe seat choice makes perfect sense this time around. हाँ, ये मतलब योगी आदित्यनाथ के बारे में जो भारतीय जनता के पार्टी के साथ में हिमाचल प्रदेश की अगर विधानसभा की बात की जाए, तो यहाँ पर प्रेम सिंह धूमल जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता है, वो पार्टी ने उनको सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया हुआ था, लेकिन पार्टी की जीत हुई, वो अपनी सीट हार गए, जिसकी वजह से पार्टी की किरकिरी हुई और वो उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी मतलब कहीं कहीं वो AK शर्मा थे, केंद्र से उनको मतलब IAS थे, वो IAS अधिकारी थे, उनको भेजा गया था। कुछ अभी भी मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद विधायक, बीच बीच में बयानबाजी हो जाती है कि आला कमान जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। तो अब भी ऐसा लगता है आपको कि मतलब ये पक्का है कि योगी आदित्यनाथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी है जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसा प्रेम सिंह धूमल के साथ में हुआ नहीं, कि वो अपनी सीट हारे, भले भारतीय जनता पार्टी जीतती है लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा? देखिए, यहाँ पर उस वक्त ही हम कह सकते हैं जब बीजेपी चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर चुनाव के नतीजे पहले जैसे आते हैं, पिछले चुनाव में जिस तरह से 300 से ज्यादा सीट्स ये बीजेपी को मिल गई थी, इस बार चुनाव ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि योगी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। अगर ये चुनाव 240 सीट्स भी अगर बीजेपी लेकर आती है तो योगी आदित्यनाथ कंफर्म सीएम रहेंगे। अगर ये आंकड़ा बहुमत से नीचे जाता है तब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। दूसरी बात यह है कि जब बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाओगे तो उस वक्त आपको अलायंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर और भी जो कंटेस्टेंट है सीएम के, वो खुल के सामने आ जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ये पहले ही बैठे हुए हैं कि कब उन्हें जरा सा मौका मिलता है और वो योगी को कुर्सी से हटा देते हैं। तो ये सभी चीजें, अटकलें जो है वो मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय किया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। सीट जितनी मिलती है ये उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। भले योगी हार जाते हैं और बीजेपी अच्छी खासी सीट्स लेकर आ जाती है, फिर भी योगी आदित्यनाथ के चांसेस है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो ये कहेंगे कि मेरे नेतृत्व में चुनाव जीता गया है और अच्छी खासी सीट्स आई है। तो योगी आदित्यनाथ पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी अगर रंग लाती है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तय है। अदरवाइज केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो नरेंद्र मोदी जी ने जिनको लाया था, शर्मा जी को, मुझे लगता है कि उनको भी मौका दिया जाएगा। और ये सब चुनावी नतीजे के ऊपर डिपेंड है। और अभी एक बीजेपी यूपी का कुछ इमेजेस वायरल हो रहे हैं जो खुद बीजेपी डाल रही है कैंडिडेट्स के नाम के साथ। उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वो फोटो जो है वो राइट से सबसे आखिरी में रखा गया है। मोदी जी, जेपी नड्डा, फिर महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है एक साइड और योगी जी एक साइड है। तो अब
तस्वीरें भी चेंज हो रही है। अब देखना जरूरी है कि अब क्या समीकरण बदल रहे हैं, क्या यूपी में बीजेपी में योगी को साइडलाइन करने की एक प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है, ये देखना जरूरी है। तो आपको जो सारी चीजें ऐसे सामने दिख रही हैं तो उससे क्या लगता है कि मतलब हो रही हैं, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, सब के सब अपना अपना पैतरा आजमा रहे हैं और सबसे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य आजमा रहे हैं, क्योंकि वो काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उन्हें जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो अब जैसे विधायक जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो अपना रंग दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर के जो नेता हैं वो भी अपना रंग दिखाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ उस समय चेहरा तो नहीं थे, बाद में फिर वो कई दिन उनको यह तय करने में चले गए थे कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। फिर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी थी। लेकिन अब ये चुनाव जो इस बार हो रहा है, यहाँ पे पार्टी नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा जो चर्चा हो रही है तो वो हो रही है योगी आदित्यनाथ की। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने भी कहा कि जीतती है, अच्छे बहुमत से जीतती है, तो योगी आदित्यनाथ को हटा पाना पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। I mean, it's not a surprise that this time around people are talking more about Yogi Adityanath than they are talking about Prime Minister Modi, because first of all the reason is the way he has handled governance in Uttar Pradesh for the last 5 years. I think somewhere people also see a far right shadow of Narendra Modi, or maybe a one step further in Yogi Adityanath, the way he conducts himself, the way the law and order has been one of the biggest issue in the state, the crime has been one of the biggest issue in the state, and the encounter Raj that was back in the state had also led to a lot of headlines. So I think people talking about Yogi Adityanath more, because I remember once upon a time Yogi Adityanath and his Hindu Yuva Vahini was considered to be a fringe element in India's politics. Now it is mainstream. So when the fringe becomes mainstream, it is bound to be, if there are talks that Yogi Adityanath will be chief minister for another term, then it will be a historic, because I guess Vinay will also help me to understand it better, that Uttar Pradesh has not elected a same government twice. यस, काफी ज्यादा समय से, अगर 2000 के बाद से बात करें तो किसी भी मतलब एक पार्टी को 2 बार सत्ता नहीं सौंपी गई है, कंटिन्यू सत्ता नहीं दी गई है। सपा मायावती के बाद बीजेपी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। तो हाँ, ये एक यूपी की खास बात है, लेकिन इस चुनाव में क्या होगा ये और भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो मोदी लहर के बाद में कंप्लीटली, उसके पहले उनके पास सिर्फ 47 सीट्स थे। 2017 में सीधा मतलब 300 पार हो गया। फिर अब इस बार भी क्या उसी तरीके के नतीजे आएंगे, ये तो अभी ऐसा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त तो मोदी नेक टू नेक फाइट लग रहा है कि ऐसा एक तरफा नहीं होगा। देखो क्या था कि 2014 में पहली बार बीजेपी की नई गवर्नमेंट बनी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, और जो ये पहला टर्म था मोदी का, उसमें जो पहले के जो 3 साल थे, 14 से लेके 15, 15 से लेके 16, 16 से लेके 17, ये 3 साल अगर हम देखें ना, ये बहुत अच्छे साल रहे थे। जो नए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, दुनिया भर की चीजें, अच्छी इनिशिएटिव्स लिए थे। तो उस वक्त के दौर में वो चुनाव हुए, उस वक्त मोदी की पॉपुलैरिटी, बीजेपी की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी पीक पे थी। उस वक्त भी करप्शन और जो बाहुबली नेताओं का जो मुद्दा था, उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत हेट थी। तो 2017 में चुनाव उस दौर में हुए, और उस दौर का फायदा पूरी तरह से बीजेपी को वहां पर हुआ। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब 5 साल की गवर्नमेंट के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी बनती भी है, नाराजगी भी है लोगों के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी भले हो, लेकिन पिछले कुछ चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए तो पिछले कुछ चुनाव जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए, वो बीजेपी ने हारा है। तो इसका असर भी इस चुनाव में देखने मिल सकता है। वो 303 वाली सीट का, जो 303 वाली सीट का जादुई आंकड़ा, मुझे लगता है कि उस तरह का आंकड़ा मिल पाएगा। बीजेपी को टफ फाइट तो जरूर मिलेगी इस चुनाव में। पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिस्ट आने शुरू हो गए हैं। बहुत से अभी
मथुरा हो, अयोध्या हो, यहाँ से कैंडिडेट्स अभी अनाउंस नहीं हुए किसी भी पार्टी की तरफ से। इनके बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में लेकर भी बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ही मतलब कैंडिडेट लिस्ट आ जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल हो जाएंगे, उसके साथ में हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट कहाँ से मतलब उनको टिकट मिली है, कितने बदले गए हैं, कितने लोगों के टिकट कटे हैं, ये और क्या प्रियंका गांधी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। उसके अलावा जैसे जैसे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फाइल करते जाएंगे, हमें और भी जानकारियां मिलती जाएंगी, जैसे कि कैंडिडेट्स, उनके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, तो और भी तमाम तरह की जानकारियां आती रहेंगी। हम इस चर्चा के माध्यम से सारी जानकारियां अपने लिसनर्स तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे लिसनर्स उत्तर प्रदेश से हमें सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी कुछ जो अपने जो एक नेतृत्व का जो चुनाव करेंगे, जब अपने कैंडिडेट को, अपने मतलब प्रत्याशी को जो उनके पसंद के हैं, तो उनके बारे में वो थोड़ा और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, या वो अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि उनकी पार्टी ने कितने क्रिमिनल्स को मतलब सीट दिया है इस बार, या फिर जो उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो कितने मालामाल हैं या फिर कितने क्या हैं। तो वो एक चुनाव से पहले वो एक अच्छा खासा निर्णय ले सकते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है। I think the one aspect that I like about elections is how the politicians remember voters after almost 5 years, and then they go to them and ask for votes. And certain times it becomes very funny. Like for example, I saw a video from Uttar Pradesh where a BJP leader was going to a voter, and the voter was bathing, so so he went there and he was asking him, aapko ration mila? The guy was trying to bathe and he was just asking him, aapko ration mila, aapko ye mila, aapko wo mila. There was another video where the politician said कि मैं आपका काम कर देता हूँ, I will do your work, but please first of all अभी मेरे लिए तालियां बजाइए आप। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं तालियां बजाएंगे आपके लिए। So these kind of failures and bloopers, I think it's fun to watch. But इन सब चीजों में एक चीज मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, वो है राशन वाली स्कीम। जो पिछले 3 सालों से राशन वाली स्कीम चली है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी को बहुत बेनिफिट करने वाली है। और एक गरीब, एक बीपीएल की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अगर राशन महीने में 2 बार मिल जा रहा है, तो मुझे लगता है उसके लिए उससे ज्यादा बेहतरीन और कोई चीज नहीं होगी। तो जिस तरह से आरती ने वो एक इंसिडेंस बताया कि बीजेपी के नेता गए और उससे पूछा, तो मुझे लगता है कि ये राशन वाला जो फैक्टर है ना, वो बीजेपी को, जो दलित और लोअर तबके के जो लोग हैं ना, उन लोगों का काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि सिर्फ जो जाति धर्म ये मुद्दे नहीं होंगे, लोगों के बहुत सारे स्कीम्स है योगी आदित्यनाथ के, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जा रहा है अकाउंट में, या फिर राशन वाला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को फायदा दिला सकती है चुनाव में। बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो जिससे उनका नुकसान हो सकता है, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, या फिर आवारा पशुओं का मुद्दा हो, या फिर जो पेपर लीक होना हो। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका खामियाजा भी होगा, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत से ऐसे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से उनको फायदा होगा। फिलहाल इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और again, as you rightly said in the beginning, it's a comma, it's not a full stop. So next week also we will come back. We will come back with another podcast. It's a election season. Election season में कुछ भी हो सकता है. So we hope, let us see what happens in the next 1 week also. Politics में 24 घंटे भी काफ़ी होता है. 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है. Tables can turn in 24 hours. So I think a week is a long time in politics. So let us meet next week with some more developments, what happens in UP, what happens in Punjab and Goa as well. Uttarakhand, Manipur is also going for polls on February, from February onwards. So, well, that's all. Also, before we end this episode, a very small request to all of our viewers and listeners. If you like listening to us, if you like listening to this podcast, if you like watching our interviews, our videos, analysis, then please support us financially. Do watch our videos, but also support us, give us money, because
while we do this for you, while we bring these kind of videos to you, it is also important for us to survive and sustain, and for that we require your support. Please go to our website www.hwnews.in/subscribe and you will find several options of a subscription. Again, this subscription is not free. There are certain benefits and perks. You will get to have your personalized newsletter. There are one-time payment options as well. So if you don't want a recurring payment option, you can just pay us in one go. But please do visit this link that I just told you. Let me repeat again, www.hwnews.in/subscribe, and please pay us, please support us. Thank you so much. That's all for this video. We will meet next time. Actually, not video. I'm very used to saying video. That's all for this podcast. We will meet next week. Bye.